हेलो स्टूडेंट्स। आप अभी स्क्रीन पे जो ये स्क्रीनशॉट देख रहे हो ये एक स्पेस गेमिंग का स्क्रीनशॉट है। पुराने ज़मानों में ये गेम आती थी। एक स्पेसशिप आती थी और बहुत सारे एनिमीज को शूट करके डिस्ट्रॉय करती थी। याद है आपको? ज़रूर खेली होगी। ये गेम भी आपने ज़रूर खेली होगी, द वेरी फेमस एंग्री बर्ड्स गेम। एक एंग्री बर्ड को आप खींच के कैटापल्ट करके प्रोजेक्टाइल मोशन से दूसरे बर्ड्स को मारते थे और आपको स्कोर्स मिलते थे, राइट? थर्ड, ये क्या चीज है? इस चीज का यूज आपने जरूर कभी ना कभी लाइफ में किया होगा इफ यू हैव द एंड्रॉयड फोन। लेकिन है क्या ये है जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये क्या काम आता है? आप कहीं जा रहे हो, आपको अपना आपके फ्रेंड का घर नहीं मिल रहा। आप कहीं जा रहे हो, आपको रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा। आप कहीं किसी हाईवे पे जा रहे हो और आपको रास्ता भूल गया। तो आप क्या करते हो? अपनी डिजायर्ड लोकेशन इसमें फिल इन कर देते हो और ये अपने आप आपको बता देता है कि आपको किधर जाना है, कैसा मोड़ मुड़ना है, शॉर्टकट कौन सा है, कितने टाइम पे पहुंचोगे, कितनी स्पीड से जा रहे हो। एवरीथिंग इट टेल्स यू। लेकिन ये काम कैसे करता है? ये काम करता है सैटेलाइट की हेल्प से। सिंपल, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है। पर क्वेश्चन आज ये नहीं है कि जीपीएस काम कैसे करता है। क्वेश्चन ये है कि एंग्री बर्ड्स वाली गेम, स्पेस वाली गेम और जीपीएस का आपस में रिलेशनशिप क्या है। इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों फिजिक्स और मैथमेटिक्स को यूज करती हैं। हालांकि आज हम जो मैथमेटिक्स वाला रोल है उसको डिस्कस नहीं करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे कि फिजिक्स इनमें कैसे काम आती है। ये तीनों चीजें फिजिक्स के एक बड़े ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को यूज करती हैं। उस फंडामेंटल कॉन्सेप्ट का नाम है वेक्टर्स। तो आप समझ ही गए होंगे, आज के टॉपिक का नाम है द बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स लेक्चर 1। तो आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स के बारे में। मैंने पहले आपको जो इंट्रोडक्शन इसलिए दी ताकि आपको यह पता चल जाए कि वेक्टर्स कहाँ काम आते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि फिजिक्स के लॉज हमें तो कभी पता नहीं चलता कि कहाँ पे काम आते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि वेक्टर्स की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जो भी साइंटिस्ट या जो भी गेमिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए बंदे हैं उनको सबको पता है कि वेक्टर्स कहाँ यूज होते हैं, राइट? लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो फिजिक्स दो क्वांटिटीज के बारे में हमें बताती है। एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, एक को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? देखो, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, डेंसिटी। कैसे? किसी चीज का मास है 70 किलोग्राम, 70 केजी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो ईस्ट में जाएगी उसका मास बढ़ जाएगा या वेस्ट में जाएगी मास कम हो जाएगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। मतलब जहां भी ले जाओगे मास सेम ही रहेगा। इसका मतलब मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन डायरेक्शन ना हो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसका मैग्नीट्यूड तो होता है, साथ में डायरेक्शन भी होती है और वो वेक्टर जो वेक्टर के एडिशन के लॉज हैं उसको भी फॉलो करती है। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी। अगर कोई बोल रहा है कि मेरी वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड इन दी ईस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब वो वेलोसिटी के बारे में बात कर रहा है। फोर्स लग रही है 5 न्यूटन इन दी वेस्ट डायरेक्शन, इसका मतलब वो फोर्स की बात कर रहा है। और ये जितनी भी चीजें हैं वो सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो स्केलर मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, कि ये क्वांटिटी इतने मैग्नीट्यूड की इस डायरेक्शन में लग रही है। समझ में आया? व्हाट इज स्केलर एंड व्हाट इज वेक्टर? ओके, नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं हम एक सिंपल एरो से, ठीक है? अब एरो के दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं टेल और एक पार्ट को बोलते हैं हेड। अब आप उल्टा पुल्टा नहीं कर सकते, मैं तो जी इसको हेड बोलूंगा इसको टेल बोलूंगा, नहीं। जैसे यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है, टेल को टेल ही बोलना है और जिधर एरो है उसको हेड बोलना है। लेकिन अगर आप वेक्टर को किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहो वो भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सिंपल एक ए दिख रहा है आपको। अभी ये सिंपल ए है, कोई क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है, इसको वेक्टर बनाना है। कैसे बनाओगे वेक्टर? छोटा सा एरो लगा दो ऊपर, ठीक है? अब ये बन गया ए वेक्टर। समझ में आया? अब एक और चीज, ए इज इक्वल टू ए मॉड। ये दोनों एक ही चीजें हैं। मतलब ए और ए मॉड स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जैसे ही ए के ऊपर वेक्टर लग जाता है, मतलब एरो लग जाता है, वो बन जाती है वेक्टर क्वांटिटी। दूसरी बात, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन ए इज इक्वल टू ए मॉड का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो ए
और ए मॉड इज ए स्केलर क्वांटिटी या सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड है, और ए वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन भी है। समझ में आया? ओके। अब पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पहला वेक्टर डिस्कस करते हैं। पोजीशन वेक्टर ऐसा कोई वेक्टर जो हमें पोजीशन दे किसी ऑब्जेक्ट की, ऐसा वेक्टर जो हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के बारे में बताए उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। फॉर एग्जांपल, पोजीशन को जानने के लिए हमें चाहिए होता है एक ओरिजिन। अब ध्यान से डायग्राम को देखना, मेरे पास एक पॉइंट है P, ये रेड पॉइंट दिख रहा है आपको, रेड पॉइंट P है। अब ये स्पेस में है, अब मैंने ये देखना है कि इसकी पोजीशन क्या है, मतलब एक्चुअली ये है कहाँ पे। जब तक मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं होगा मैं इसकी पोजीशन नहीं देख सकता। रेफरेंस पॉइंट के लिए मुझे चाहिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस, मुझे चाहिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है उसे बोलते हैं वाई एक्सिस, और जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में मीट करती हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। अब मुझे इस रेड पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस चाहिए कितना है, तो मुझे चाहिए एक वेक्टर। तो आप ओरिजिन से लेके P तक एक वेक्टर बना दो, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो इसे बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। समझ में आया? तो जो वेक्टर हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताए उसे बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, राइट। नेक्स्ट एक होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इसका क्या मतलब है, ऊपर आप डेफिनेशन पढ़ ही रहे होगे। इट इज दैट वेक्टर विच टेल्स हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन, कि एक ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन कितने टाइम में चेंज कर ली, वो हमें बताता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कैसे बताता है, डायग्राम में ध्यान से देखना। कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास ऑलरेडी है, एक्स एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये है मेरे पास P पॉइंट एक पड़ा है जिसकी ओरिजिन से मुझे पोजीशन पता है। अब ये P पॉइंट किसी तरह से चल के, उड़ के या कैसे भी कहाँ पहुंच गया, Q तक ये पहुंच गया। अब Q तक ये पहुंच गया तो Q का पोजीशन वेक्टर मुझे पता है, कहाँ से, ओरिजिन से। आप देख रहे होगे लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर एट T, ये देखो लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर एट T एंड पोजीशन वेक्टर एट T डैश। तो कुछ टाइम लगा इसको पहुंचने के लिए। अब मुझे ये पता करना है कि इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, तो मुझे चाहिए एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जहां से ये चला है और जहां पे ये पहुंच गया वहां पे मैं एक एरो लगाऊंगा, यही एरो मुझे बताएगा इसकी डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि PQ वेक्टर इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। जब मैं इसका मैग्नीट्यूड लूंगा वेक्टर का, मुझे अपना भी पता चल जाएगा कि इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट क्या थी। समझ में आया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ओके, आगे चलते हैं। तो वेरियस टाइप ऑफ वेक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला वेक्टर है पोलर वेक्टर। इसका क्या मतलब है, विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। किसी भी वेक्टर का जब स्टार्टिंग पॉइंट जो अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो उसे बोलते हैं सिंपल पोलर वेक्टर, ठीक है। दूसरा है हमारे पास एक्सियल वेक्टर। आपको डायग्राम में दिख ही रहा होगा, किसी भी एक्सिस के बीच में से गुजरने वाला वेक्टर इज नोन एज एक्सियल वेक्टर। ये नीचे से ऊपर की तरफ भी हो सकता है और ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है। कंडीशन सिर्फ इतनी कि एक्सिस से पास होना चाहिए, ओके। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दो ब्लू वेक्टर बनाए हुए हैं मैंने, इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन क्या है, सेम मैग्नीट्यूड होगा और सेम डायरेक्शन होगी, उनको बोलते हैं इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, आप देखो रेड एरो देखो, इट इज एन ए वेक्टर। ये मेरे पास एक ए वेक्टर है। अब नीचे डेफिनेशन में लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो आप एक वेक्टर ले लो जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो लेट इट बी ए बी वेक्टर। मैं ये भी कह सकता हूं कि बी वेक्टर इज द नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो दोनों वेक्टर बिल्कुल ऑपोजिट होंगे लेकिन मैग्नीट्यूड विल बी सेम, तो उसे मैं बोलूंगा नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। कोलिनियर, अब कोलिनियर दो तरह के वेक्टर होते हैं। सबसे पहले या जो फर्स्ट टाइप है उसे बोलते हैं लाइक और पैरेलल वेक्टर्स। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, चाहे तो वेक्टर एक ही लाइन में हो चाहे पैरेलल हो, उनको बोलते हैं लाइक और पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। कोलिनियर की दूसरी फॉर्म है अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। ए और बी देखो, दोनों में एंगल कितना है 180 डिग्री का, या ए और बी एंटी पैरेलल हो, समझ में आया, या तो 180 डिग्री का एंगल हो या फिर वैसे ही एंटी पैरेलल हो, तो उन्हें बोलते हैं अनलाइक और एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ओके। को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर वो होते हैं जिनका सेम इनिशियल पॉइंट हो। सेम इनिशियल पॉइंट कैसे, यहाँ पे एक पॉइंट दिख रहा है ओ, तो आप एक वेक्टर लो, ये ए वेक्टर।
एक और वेक्टर लो बी वेक्टर, एक और वेक्टर लो सी वेक्टर, तो तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, ओके। को टर्मिनस वेक्टर्स, स्कूल्स के जो पेपर्स होते हैं उनमें अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप को टर्मिनस वेक्टर बताइए क्या होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैव कॉमन टर्मिनल पॉइंट, सबका टर्मिनल पॉइंट सेम हो। कैसे, ये देखो, लो एक वेक्टर लो, दूसरा वेक्टर लो, तीसरा वेक्टर लो, तो सभी एक पॉइंट पे आके मिल रहे हैं, इनको बोलते हैं को टर्मिनस वेक्टर्स। समझ में आया टाइप्स ऑफ वेक्टर्स? ओके। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वेक्टर है जिसे बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इसको बड़े ध्यान से समझना। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो 1। बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में इसकी बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसका फॉर्मूला होता है ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड। ऐसे ए को कैप और हैट भी बोल सकते हो, ए के ऊपर जो आप ये देख रहे हो ना, इसको कैप या हैट भी बोल सकते हो, कुछ मर्जी बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए कैप और ए हैट, मैं यहाँ पे ए कैप यूज करूंगा, और इस ये जो ए वेक्टर है इसे बोलते हैं ए वेक्टर, और ए इज मैग्नीट्यूड। मतलब यूनिट, अगर आपने यूनिट वेक्टर निकालना है तो आप किसी वेक्टर को उसके अपने ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल आप यही याद रखो, ए वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन ए मैग्नीट्यूड। ठीक है, समझ में आया? ओके। हाउ टू ऐड वेक्टर्स, हाउ टू ऐड वेक्टर्स, इसमें क्या मुश्किल है, एक वेक्टर लो, दूसरा वेक्टर लो, उसको ऐड कर दो। नहीं, इतना भी आसान नहीं है। पर क्यों आसान नहीं है? वो इसलिए आसान नहीं है क्योंकि वेक्टर्स स्केलर नहीं होते। 3 में 4 ऐड करोगे 7 आंसर आएगा, लेकिन आप 3 न्यूटन के वेक्टर को 4 न्यूटन के वेक्टर के साथ प्लस करोगे, 7 न्यूटन आंसर नहीं आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, जिस कंडीशन में वो दोनों वेक्टर लग रहे हैं। इसीलिए जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने वेक्टर अलजेब्रा पे अलग से काम किया और एक नया तरीका निकाला, एक नया टूल निकाला जिससे हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला तरीका है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी डेफिनेशन आप ध्यान से पढ़ो। If two vectors can be represented in both in magnitude and direction by the two sides of a triangle taken in the same order, then their resultant is represented completely both in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in the opposite order. स्कूल में आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आप जो डेफिनेशन है ये लिख देना। ठीक है, ये डेफिनेशन बुकिश लैंग्वेज है, हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। अब हम समझेंगे कि ट्राइंगल लॉ से वेक्टर को कैसे ऐड किया जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड। ध्यान से देखो, मेरे पास एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, ये ऐसे ही पड़े हैं रैंडम। ठीक है, अब मैंने इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। अब मैं ऐड करूं कैसे? तो ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि इसमें एडिशन कैसे होती है। ये लिया मैंने, एक वेक्टर ए ले लिया, बी वेक्टर जैसा है उसको वैसे ही मैंने ए की हेड के साथ लगा दिया, इसको बोलते हैं हेड एंड टेल अरेंजमेंट। ठीक है, मतलब किसी एक वेक्टर के हेड को किसी दूसरे वेक्टर की टेल से ज्वाइन कर दिया। अब जब ए और बी वेक्टर ज्वाइन हो गए तो अब मुझे मिलेगी एक रिजल्टेंट। ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट मुझे ऑपोजिट ऑर्डर में मिलेगी। जैसे यहाँ पे है हेड एंड टेल अरेंजमेंट, तो जब मैं रिजल्टेंट लूंगा, रिजल्टेंट मुझे उल्टा लेना पड़ेगा। अगर मैंने रिजल्टेंट को नीचे की तरफ ले लिया, मतलब अगर रेड एरो नीचे की तरफ ले लिया तो गलत हो जाएगा। रिजल्टेंट हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में लेते हैं। तो रिजल्टेंट मेरे पास आया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इस आर वेक्टर को बोलते हैं रिजल्टेंट। समझ में आया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन अभी भी अगर आप ये समझ रहे हैं कि 3 + 4 की वैल्यू 7 आएगी, यू आर रॉन्ग, अभी भी वो वैल्यू नहीं आएगी। नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे कि वैल्यू आएगी कैसे, पर फिलहाल इस लेक्चर में हमें सिर्फ इतना पता करना है कि ट्राइंगल लॉ से वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। ये सारा सिंबॉलिक है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब पॉइंट ये है कि ये रिजल्टेंट होती क्या है ना, बड़ी समझने वाली चीज़ है रिजल्टेंट। देखो क्या होती है, सपोज करो मेरे पास एक पार्टिकल है ए, इस पे एक फोर्स लग रही है ए वेक्टर। ठीक है, ये फोर्स वेक्टर है, इस पे इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है, लेट इट बी एक्स डायरेक्शन, और एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है बी वेक्टर। मतलब दो वेक्टर हैं, एक ही पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं। अब मैं करूं क्या? तो जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो ये बताते हैं
कि ए और बी का जो नेट इफेक्ट आएगा, नेट इफेक्ट का मतलब है रिजल्टेंट, टोटल इफेक्ट आएगा, वो आएगा मेरे पास आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो ऐसे समझो, ये गई, अब मैंने ए और बी दोनों उड़ा दी, ये ए गया, ये गया बी, ठीक है, सिर्फ आर वेक्टर रह गया। मतलब ये है कि अगर किसी पार्टिकल पे ए वेक्टर और बी वेक्टर फोर्सेस, दो फोर्सेस लग रही हों, तो दोनों का एक सिंगल इफेक्ट आर वेक्टर के शेप में मुझे, या आर वेक्टर की वैल्यू में मुझे नजर आएगा। तो अगर मैं सिंगल आर वेक्टर भी लगा दूं तो आर वेक्टर दोनों का इफेक्ट, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का इफेक्ट मुझे सिंगल आर वेक्टर दे रहा है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट। अब क्या मतलब है, किसी पार्टिकल पे अगर 10 फोर्स लग रही हो तो आपको 10 फोर्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फोर्स बना दो, वो एक फोर्स बाकी सारी 10 फोर्सेस का नेट इफेक्ट होंगी। मतलब चाहे आप आर सिंगल बना दो, चाहे 10 फोर्सेस बना दो, एक ही बात है, ठीक है। समझ में आया रिजल्टेंट क्या होता है? ओके। अब दूसरा मेरे पास तरीका है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी मैंने कौन सा समझाया था आपको? ट्रायंगल लॉ। एक दूसरा भी है पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना, मैं आपको सीधा समझाता हूं ये होता क्या है। देखो, वही मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, दोनों वैसे ही पड़े हैं। अब ध्यान से देखना, अगर मैं दोनों वेक्टर्स को हेड और टेल अरेंजमेंट में ना लगा के अगर मैं टेल टू टेल लगा दूं तो क्या रिजल्टेंट निकालना पॉसिबल है? एक्सपेरिमेंट्स ये बताते हैं बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप ए वेक्टर और बी वेक्टर को टेल टू टेल अरेंज कर दो तो उनके बिल्कुल बीच में से डायगोनल एक वेक्टर निकलेगा जो कि रिजल्टेंट होगा ए और बी का। पैरेललोग्राम को पूरा करने के लिए दोनों साइड को ज्वाइन कर दो, ये बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो हमारे पास दो तरीके हैं वेक्टर को ऐड करने के, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इनका एनालिटिकल ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और प्रैक्टिकली देखेंगे कि वेक्टर्स को ऐड कैसे किया जाता है। समझ में आया? तो आई होप कि आपको आज वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, वेक्टर के कुछ बेसिक्स बने होंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। और प्लीज़ अगर आप ये वीडियो को पसंद करते हो, आपको अच्छी लगती है या अच्छी नहीं भी लगती, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जैसे आप वीडियो देखोगे उसको लाइक बटन दबाना और बेल आइकन का बटन भी दबाना, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो है आपको पता चल जाए। और प्लीज़ शेयर ज़रूर करना ताकि मुझे थोड़ा हौसला मिल सके। थैंक यू वेरी मच। तब तक स्टे सेफ एंड गुड बाय।